दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक कॉन्सनट्रेट पोर्टफोलियो को रिव्यू करने वाले हैं जिसका अमाउंट है 9 लाख रुपीज़ के आसपास का, और जिसमें दोस्तों मात्र 4 स्टॉक्स मौजूद हैं। तो स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टर के साथ में। तो इन्वेस्टर का नाम है हरिओम कुमार जी। 23 ईयर्स ओल्ड है। प्रोफेशन की बात करें तो गेमर है, यूट्यूबर है, इन्वेस्टर है, लर्नर है, ये मेंशन कर रखा है यहाँ पे। और बाज़ार में दोस्तों इन्होंने एंट्री ली थी 2021 से, लेकिन उस समय बाज़ार को ये सीख रहे थे, एक भी पैसा उसमें निवेश नहीं करा। इन्होंने डीमेट अकाउंट ओपन करवाया 1 मार्च 2023 को, और अभी आप देख सकते हैं कि 2-3 महीने पहले से ये निवेश करना स्टार्ट कर चुके हैं। इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी सिंपल सी है कि ग्रोथ स्टॉक्स को बाय करो, होल्ड करो लॉन्ग टर्म के लिए। जो अपने गेनर्स हैं उसमें एवरेज अप करो। गेनर्स का मतलब ये है कि गेनर्स का मतलब काफ़ी लोग ये समझते हैं कि शॉर्ट टर्म में जो स्टॉक का प्राइस बढ़ता है वो गेनर है, और शॉर्ट टर्म में जो स्टॉक का प्राइस गिरता है वो लूज़र है। ऐसा दोस्तों नहीं होता है। गेनर्स के मतलब ये होता है कि जिसके नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, जिसके अर्निंग्स में इंप्रूवमेंट है, क्योंकि आप टेक्निकल्स, आप ट्रेडर नहीं हो, आप इन्वेस्टर हो, तो आपको कंपनी को देखना है, स्टॉक के प्राइस को नहीं देखना है। स्टॉक के प्राइस आप देख सकते हैं, खरीदने के लिए सपोर्ट, रेसिस्टेंस वगैरह ये सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हैं, बट आपको बेचना, एवरेज अप करना, एग्जिट करना, ऐड ऑन करना, ये सारे डिसीजन लेने हैं तो ये अर्निंग्स के हिसाब से डिसीजन लेने हैं। तो लूज़र्स दोस्तों उनको बोलते हैं जिनके नंबर्स कंटिन्यूसली वीक आ रहे हैं और उसी सेक्टर की बाकी कंपनीज़ के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, तो उसके अंदर आपको एग्जिट भी आप कर सकते हैं, एवरेज आपको नहीं करना है। विनर्स में आप एवरेज अप कर सकते हैं। विनर्स का मतलब जैसी कंपनीज जिनके नंबर्स कंटिन्यूसली बढ़िया आ रहे हैं और नंबर्स अच्छे आने के बावजूद भी टेम्पररी इशू यानी बाजार गिरने की वजह से उसमें गिरावट है, तो उसमें बिल्कुल एवरेज किया जा सकता है। तो ये स्ट्रैटेजी इनकी है। और यहाँ पर दोस्तों मेंशन कर रखा है, चलो ये भी मेंशन कर दिया कि ये फोकस नहीं करते हैं स्टॉक प्राइस के ऊपर, फंडामेंटल्स के ऊपर फोकस करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने भी मेल इनका पूरा पढ़ा नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा मेल इन्होंने लिखा है, तो मैं अभी आपके साथ में ये सारी चीज़ें पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पर मेंशन कर रखा है काफ़ी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के नाम, जिसमें आप वॉरेन बफेट देख सकते हैं, चार्ली मंगर जी देख सकते हैं, राकेश झुनझुनवाला जी आप देख सकते हैं। तो इनकी जो इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी है ना दोस्तों, काइंड ऑफ कॉन्सनट्रेट ही है। अगर वॉरेन बफेट की पोर्टफोलियो की बात करें तो 40% या मोर देन 40% एक ही स्टॉक में, जिसका नाम है एप्पल। बाकी के स्टॉक्स जैसे होते हैं ना, हाथी के दांत, खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। तो खाने का एप्पल है और दिखाने की जो बहुत सारी कंपनीज इनकी जो बर्कशायर हैथवे है उसके अंदर आपको दिखाई देगी, बट जो मेन कंपनी वो एप्पल है, तो ये कॉन्सेंट्रेट है। चार्ली मंगर की पोर्टफोलियो की बात करें तो टोटल इनका जो डेली जर्नल, जो इनका आप ये मान सकते हैं जो एक हैज फंड ही है। अब हैज फंड तो क्या बोले, ये काम उसमें करते नहीं है, ज़्यादा कुछ बाइंग सेलिंग इनकी होती नहीं है। इसके अंदर टोटल 4 स्टॉक्स हैं, तो ये भी काफ़ी कॉन्सेंट्रेट इन्वेस्टर है। राकेश झुनझुनवाला जी की बात करें तो दोस्तों आप देख सकते हैं इनके पास में जो टॉप होल्डिंग थी टाइटन, वही इनका टोटल पोर्टफोलियो का मतलब आप ये मान सकते हैं मोर देन 30% पार्ट था। बाकी और भी काफ़ी सारी कंपनीज थी, DHFL थी, येस बैंक आई डोंट नो, हाँ टाटा मोटर्स भी इनके पास में थी। मतलब इस तरह की बहुत सारी कंपनीज इन्होंने बाई की थी, सेल की थी, बट जो मेन पैसा बनाया ना वो गिनी चुनी 4-5 कंपनीज ने ही बना के दिया है। जैसे ल्यूपिन आप बोल सकते हैं, टाइटन आप बोल सकते हैं, क्रिसिल आप बोल सकते हैं, और भी काफ़ी सारी कुछ कंपनीज थी। तो ये इन्होंने मेंशन कर रखा है, इनसे काफ़ी इंस्पायर्ड है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, और यहाँ पर दोस्तों और भी काफ़ी सारी बातें मेंशन कर रखी है। दोस्तों यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि करंटली इनका जो पोर्टफोलियो साइज है 9 लाख रुपीज़ का है, लेकिन एक ही साल में इनके जो पोर्टफोलियो का साइज है वो 1 करोड़ के आसपास होगा। यानी इसमें ये इन्वेस्ट करेंगे, अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट करना चाहते हैं 25 लाख रुपीज़ एक कंपनी में, यानी 4 कंपनीज़ हैं तो एक कंपनी में 25 लाख रुपए का निवेश करेंगे, 4 कंपनीज़ में 1 करोड़ का निवेश इनका हो जाएगा इस साल में। तो ये मंथली SIP नहीं करना चाहते 1-1 लाख की, इन्वेस्ट करेंगे जब भी बाज़ार गिरेगा, और जब भी बाज़ार गिरेगा तो अपनी जो भी कंपनीज़ उनमें एवरेज अप करेंगे। एवरेज अप क्यों? क्योंकि इनकी सभी कंपनीज़ प्रॉफिट में है, तो अब जो खरीदारी होगी वो एवरेज अप ही होगी, यानी जब भी बाज़ार गिरेगा, जब भी डिप आएगा तो उसमें वो बाय करेंगे। साथ में दोस्तों यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि और स्टॉक्स ऐड इनको नहीं करना है। ये भी मेंशन कर रखा है कि जो कि हमने कहा था कि बड़ा अमाउंट बनाना है तो बड़ा अमाउंट लगाना भी पड़ेगा आपको, जो कि सही है। और इसमें दोस्तों यहाँ पर मेंशन होता हुआ आप देख सकते हैं कि करंट इनकम इंक्रीज़ करने के ऊपर इनका फोकस है, जो कि होना चाहिए। मैं आपको ये काफ़ी बार बता चुका हूँ कि बाज़ार में दोस्तों पैसा पैसे को खींचता है। अब काफ़ी लोग क्या करते हैं, मल्टी बैगर फाइंड करने के लिए छोटा छोटा अमाउंट लगाते हैं, और उस छोटे छोटे अमाउंट से मतलब हज़ारों में, मैं आपको ये बोल सकता हूँ हज़ारों नहीं लाखों में एक होगा जिसका कुछ पोर्टफोलियो चलेगा, तो उसमें फेल होने के चांसेस काफ़ी होते हैं। लेकिन अगर आपके पास में अमाउंट अच्छा है, आप अपनी इनकम के ऊपर फोकस करते हैं, अपने काम धंधे नौकरी वगैरह इनके ऊपर फोकस करते हैं, बिजनेस के ऊपर फोकस करते हैं, तो आपका अमाउंट
बाज़ार में ज़्यादा लगेगा। उसमें अगर आपको कम रिटर्न्स भी मिलते हैं ना, तो भी आप उन सभी से ज़्यादा रिटर्न पैसे बना पाओगे। रिटर्न्स नहीं, रिटर्न्स तो चलो प्रतिशत में आपको थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन अमाउंट आपके पास में उन सभी लोगों के तुलना में काफ़ी हैवी होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा, जो स्मॉल अमाउंट के साथ में मल्टी बैगर फाइंड करने की चेष्टा में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कॉमन सेंस वाली बात है, बट ये काफ़ी लोग नहीं समझ पाते हैं, जो कि ये समझ चुके हैं और मेंशन कर रखा है कि अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है नए मल्टी बैगर स्टॉक्स को फाइंड करने में। रशिया, यूक्रेन, चाइना, फैड, इस तरह की न्यूज़ के ऊपर फोकस नहीं करना है और गिनी चुनी कंपनीज़ में ही इन्वेस्ट करना है। सो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि पूछा जा चुका है कि इनके थॉट से हम अग्री करते हैं या डिसअग्री करते हैं, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अग्री करता हूँ। बट इनमें दोस्तों रिस्क भी होता है। लेकिन जैसा कि आपने मेंशन किया है कि आपने बाज़ार को सीखा है, समझा है, उसके बाद में आपने ये डिसीजन लिया है, तो फिर उसमें ठीक है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक्सपेक्टेशन क्या है 25% के CAGR की 20 ईयर्स। 25% की CAGR की एक्सपेक्टेशन बिल्कुल सही लिखा, लेकिन आगे 10 साल लिखते तो थोड़ा सा रियलिस्टिक हो जाता। 20 साल यहाँ पे गलत लिख दिया। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि 10 साल 20 साल में क्या डिफरेंस है। देखिए दोस्तों, आप ये मान के चल सकते हैं, US में आपको जो 25% के CAGR वाली कंपनीज है ना, वो मिलेगी 5 साल वाली। आने वाले आप मुझसे पूछोगे ना, US में 10 साल में कौन सी कंपनी 25% के CAGR दे सकती है, तो मेरे हिसाब से वो कोई कंपनी नहीं है। मे भी हो सकता है, मतलब आपको अपने घोड़े को चेंज करना पड़ेगा, बार बार आपको रेस में भागना है तो आपको अपने स्टॉक्स को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन भारत जैसी कंट्री, उसके अंदर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 25% CAGR 10 साल तक देने वाली काफ़ी सारी कंपनीज़ है। लेकिन 20 साल की बात करें तो 20 साल में मुझको लग रहा नहीं है कि ऐसा कुछ, मतलब हो सकता है काफ़ी सारी कंपनीज़ में, लेकिन आज की डेट में हम वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि 20 साल एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, लोगों की सोच क्या होती है कि 25% की CAGR के साथ में 20 साल में मुझको 100 करोड़ का अमाउंट मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन ये मैं करना चाहूँगा कि 100 करोड़ का आपको करना क्या है। नो डाउट पैसा होना चाहिए, और ये 100 करोड़ भी दोस्तों एक तरह से ज़्यादा भी है, बहुत कम भी है। मतलब किसी के लिए बहुत ज़्यादा है, किसी के लिए बहुत कम है। तो 100 करोड़ आपके पास में आएगा भी तो अति का दोस्तों, अति की कोई सीमा नहीं होती। फिर आप सोचोगे 200 करोड़ कैसा है, 500 करोड़ कैसा है। लेकिन मैं आपको ये एक चीज़ बताऊंगा मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, जिसके पास में 1 करोड़ भी नहीं होता है ना, वो 100 करोड़ की बात करता है। और जिसके पास में 5-7 करोड़ होता है ना, वो 100 करोड़ की बात नहीं करता है, क्योंकि उसको लाइफ का मतलब पता चल जाता है, पैसे की जो एक, मतलब उसको पता लग जाता है कि कुछ करोड़ अगर अपने पास में हो गए ना, तो वो मोर देन इनफ है। ये बाकी सब नंबर्स होते हैं। तो कहने का दोस्तों ये मतलब है कि 10 साल तक में भी हो सकता है 25% के CAGR जो भी इनके पास में कंपनी है उनमें इनको मिल जाए। लेकिन उसके बाद में जो 25% CAGR है ना, वो कम हो गए, वो 22 होगा, 20 होगा, 18 होगा, जैसे HDFC बैंक में आप देख सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन आएगी इन सभी कंपनीज़ में। क्या दिक्कत है, थोड़ा सा कम मिलेगा, 10 साल बाद आपका डिविडेंड बढ़ेगा। डिविडेंड बढ़ेगा तो आपको जो, उसके बाद में आप ये मान के चल सकते हैं कि आप रिटायर हो गए तो आपको कुछ नहीं करके आपको पर मंथ जो आपका अमाउंट चाहिए होगा वो डिविडेंड के रूप में मिलेगा। तो ये रियलिस्टिक टारगेट आप रखिए। 25% 20 साल का टारगेट इस पोर्टफोलियो से अचीवेबल नहीं है, लेकिन हाँ 10 साल में अचीवेबल है। और 20 साल का सोचना है तो ये मान के चलिए 12-15 तो चलो कम बोल दिया, लेकिन 15 से 18% भी आपको मिल जाए ना, तो मोर देन इनफ है, अब बहुत ही बढ़िया है। साथ में दोस्तों यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि FCIC वाली स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, तो उसी हिसाब से इन्होंने अपने पोर्टफोलियो को बनाया है। तो इसमें दोस्तों यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है, 8,41,000 का अमाउंट है, 938 की करंट वैल्यू है, 97,000 रुपीज़ का मुनाफा है, 12% का प्रॉफिट आप इसमें नोट कर सकते हैं। 4 कंपनीज़ है। तो स्टार्ट की जो 2 कंपनीज़ है वो है बजाज फाइनेंस और डीमार्ट। मतलब FCIC हो गया, ये F हो गया, फाइनेंस हो गया, C हो गया, कंजप्शन हो गया। तो ठीक है, ये दोनों कंपनीज़ टिकाऊ कंपनीज़ हैं। दोनों कंपनीज़ में अगर आपको दोस्तों लॉन्ग टर्म की कंपनी चाहिए, स्टोरी चाहिए 20 साल के लिए, चलो मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको। काफ़ी सारे जो एनालिस्ट है, एक्सपर्ट्स है, इन्वेस्टर्स है, इन्वेस्टर्स तो चलो बोलूँगा नहीं, एनालिस्ट एक्सपर्ट्स मैं आपको बोलूँगा, कुछ रिटेल इन्वेस्टर्स भी उनमें से हैं, जो ये सोचते हैं डेली बेसिस पे बैठे बैठे कि अगले 5 साल में क्या चेंज होगा, अगले 10 साल में क्या चेंज होगा, अगले 20 साल में क्या चेंज होगा। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो रियलिस्ट इन्वेस्टर होता है ना दोस्तों, वो ये सोचता है कि अगले 5 साल में क्या चेंज नहीं होगा, अगले 10 साल में क्या चेंज नहीं होगा, अगले 20 साल में क्या चेंज नहीं होगा। ये आदत बदलनी पड़ती है। तो मैं ये सोचता हूँ कि अगले 10 साल में क्या चेंज नहीं होगा, अगले 5 साल में क्या चेंज नहीं होगा, अगले 20 साल में चेंज क्या नहीं होगा। तो पैसे की रिक्वायरमेंट कभी भी दोस्तों चेंज नहीं होगी। 10 साल, 20 साल, 30 साल आप उठा के देख लो। तो जो भी कंपनी फिनेंस के फील्ड में है, उसके साथ में उसका मैनेजमेंट अच्छा है, तो वो कंपनी पैसा कमाएगी ही कमाएगी, उसमें कोई मतलब दो राय है ही नहीं।
तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, मैनेजमेंट मिलेगा, साथ में आपको ग्रोथ मिलेगी। कुछ भी हो जाए, मतलब कोई भी टेक्नोलॉजी आ जाए, कुछ भी आ जाए, भारत में कितना भी चेंज हो जाए, लेकिन जो पैसे की रिक्वायरमेंट है ना, वो दोस्तों नहीं चेंज होने वाली है। फ़ोन्स में कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए, लेकिन आदमी फ़ोन खरीदेगा तो हो सकता है वो नई टेक्नोलॉजी का खरीदे। बजाज को उससे कोई फ़र्क नहीं है, वो कुछ भी फ़ोन बेच देगा, उसके साथ में टाई अप है काफ़ी सारी कंपनीज़ के। मतलब आप मोटा मोटी मान सकते हैं कि फिनेंस सेक्टर काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करेगा। लेकिन फिनेंस में आपके पास में वो कंपनीज़ होनी चाहिए जिसमें रिटेल का एक्सपोजर अच्छा हो। येस बैंक जैसी कंपनीज़ नहीं होनी चाहिए जो कॉर्पोरेट को लोन्स देती है बाद में डूबती है। तो इसमें रिटेल टिकट साइज आप देख सकते हैं काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, तो उसमें मुझको कोई दिक्कत नहीं लगती। ये स्टोरी है 20 साल की, 25 साल की, 10 साल की, 15 साल की, जैसा भी आप सोच सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों अगर मैं बात करूँ डीमार्ट की, तो ये भी मुझको सेम काइंड ऑफ स्टोरी लगती है। मे भी हो सकता है शॉर्ट टर्म में वैल्यूएशन की वजह से ऊपर नीचे होगा। मैं आपको वॉलमार्ट की बात बताता हूँ। वॉलमार्ट के बारे में भी हमने बात की थी। एक्सिस की एक बहुत बढ़िया रिसर्च रिपोर्ट थी जिसके अंदर मेंशन कर रखा था कि डीमार्ट की जो वैल्यूएशन पर डीमार्ट लिस्ट हुआ था ना, उसी वैल्यूएशन के आसपास वॉलमार्ट की लिस्टिंग हुई थी। अब उसकी ग्रोथ कम हो गई तो वैल्यूएशन भी कम हो गई, लेकिन लिस्टिंग से लेकर अभी तक रिटर्न्स उसने कैसे दिए वो देख सकते हैं। मतलब लिस्टिंग पे जिसने खरीदा होगा आज के डेट में वो बैठा है, तो उसमें अमाउंट उसका इंक्रीज़ हुआ और वहाँ से उसको 1-2% का डिविडेंड उस अमाउंट में मिल रहा है, तो उसको कुछ करने की खास ज़रूरत नहीं है। तो डीमार्ट भी वैसी स्टोरी लगती है। यहाँ पर कंपटीशन बहुत ही हाई है, लेकिन कंपटीशन को काटने के लिए, तोड़ने के लिए आपके पास में होना चाहिए मोट, यानी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। वो इसके पास में है। मैक्सिमम स्टोर्स इसके खुद के हैं, और जब इसके 1000 स्टोर्स हो जाएंगे तो कोई बड़ी से बड़ी कंपनीज भी दोस्तों एक झटके में 1000 स्टोर्स की ज़मीन भारत में नहीं खरीद सकती है विदाउट लोन। तो जितना ये बड़ा होगा ना उतना ये पावरफुल होगा। जितने ज़्यादा स्टोर्स होंगे उतनी ज़्यादा इसके पास में प्राइसिंग पावर आएगी, उतनी ज़्यादा कंपनी से, एफएमसीजी कंपनी से माल खरीदेगा, तो उसको बोलेगा इतना माल हम खरीद रहे हैं तो डिस्काउंट हमको ज़्यादा दो। तो वो डिस्काउंट इसको ज़्यादा देगा, तो ये डिस्काउंट कस्टमर्स को ज़्यादा देगा। तो जितना ये बड़ा बनेगा ना दोस्तों, उतनी ही पावर इसके अंदर आएगी। और ये चीज़ मुझको लग रहा है कि बाजार को पता ही है। जब भी आप देख सकते हैं इतने बड़े करेक्शन के बावजूद भी 100 की वैल्यूशन पे ये है। इसके बाद में नेक्स्ट कंपनी है सी से, यानी केमिकल से, फाइन ऑर्गेनिक्स। तो इसको भी रख सकते हैं, ये भी काफ़ी बढ़िया स्टोरी है। सबसे बढ़िया बात है इसमें कि इसमें भी आप देख सकते हैं डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी बढ़िया है। मतलब किसी भी क्लाइंट से इसको मोर देन 5% की इनकम नहीं होती है, तो 5-5% से इसने काफ़ी बड़े बड़े क्लाइंट रख रखे। कोका कोला है, पेप्सी है, HUL है, मतलब जितनी भी कंपनीज आप उठा के देख लो सभी कंपनीज इसकी क्लाइंट आपको दिखाई देगी। और ये एक तो इसमें रिस्क डाइवर्सिफाइड इसने कर दिया। डेट इसके ऊपर है नहीं। जो भी कंपनी की पैसे होती, कमाई होती है, उसके साथ में कंपनी कैपेक्स कर देती है, नई नई फैक्ट्रीज लगा देती है। टेलविंड दोस्तों वैसे भी इसको मिल चुका है। सरकार को आप देख सकते हैं जिस तरह से रूल्स रेगुलेशंस आ चुके हैं कि जो ग्रीन एडिटिव्स है या फिर जो हम इको फ्रेंडली जो केमिकल्स है उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो एक तो डोमेस्टिक इसको टेलविंड मिल चुका है। ये ऑलियो केमिकल बनाता है ग्रीन एडिटिव्स वाले, तो उसमें इसको काफ़ी बढ़िया फ़ायदा मिलेगा जब शिफ्टिंग होगी। सेकंड दोस्तों टेलविंड इसको बाहर से मिल चुका है, यूएस से। यूएस में अभी आपने बाइडन की स्पीच अगर कल के दिन टीवी पर या कहीं पर भी सुनी होगी, तो सिंपली बोला जा चुका है कि चाइना से वो खफा है। चाइना से काफ़ी सारा जो मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स है वो बंद, मतलब होगी, बंद करेंगे, शिफ्टिंग होगी इंडिया में। तो इंडिया में केमिकल कंपनीज़ को वैसे भी टेलविंड मिलेगा। PLA स्कीम, अलग अलग बहुत सारी स्कीम्स आएगी। तो ये स्टोरी अच्छी लगती है मुझको, तो इसको भी ठीक है रखा जा सकता है। इसके बाद में दोस्तों IT में LTI माइंट्री है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, कोफोर्ज, परसिस्टेंट, केस सॉल्व जैसी कंपनी को नहीं लिया है, इसको लिया है। होता क्या है दोस्तों, जैसे मान लो इन्वेस्टर होता है वो डाइवर्सिफिकेशन करके चलता है। वो TCS खरीदेगा, इन्फोसिस खरीदेगा। TCS इन्फोसिस उसने ले लिया, उसके साथ में वो खरीदेगा LTI माइंट्री, मतलब मीडियम रिटर्न्स के लिए। फिर वो कोफोर्ज रख सकता है, परसिस्टेंट रख सकता है, केस सॉल्व रख सकता है। तो मैं ऐसे बात कर रहा हूँ कि अगर कोई इन्वेस्टर ये सभी कंपनीज रखता है या इनमें से कोई एक एक कंपनी रख देता है, 3 कंपनीज रख देता है, तो जो बड़ी कंपनी होगी वो इसकी स्लो चलेगी, जो मीडियम कंपनी होगी वो इसकी मीडियम चलेगी, जो छोटी कंपनी होगी वो फास्ट चलेगी। तो ले दे के जो रिटर्न्स बनेगा ना, वो ऐसा कुछ बनेगा जो LTI माइंट्री कमा के देगा। मतलब बहुत फास्ट भी नहीं है और बहुत ही स्लो भी नहीं है। तो ऐसी अगर कोई सोच रखता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर LTI माइंट्री एक कंपनी भी इनफ है और वो स्टोरी अच्छी है। आप देख सकते हैं LTI का जो ब्रांड है कितना पुराना है। इससे हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि ये टिकाऊ कंपनी रहेगी, मैनेजमेंट की संबंधित प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उस हिसाब से ये कंपनी सही लगती है। और इसमें भी इनको स्टॉक्स की संख्या दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं बोलना भूल गया, बाकी कंपनीज़ के ऊपर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसमें 11% का मुनाफा है, ये भी दोस्तों रख सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ा रिस्क क्या है, मतलब हमने रिवॉर्ड की बात कर ली, कोई दिक्कत नहीं है। ये चारों कंपनी टिक गई तो इनको 5वीं कंपनी की आवश्यकता है ही नहीं, ये चारों कंपनीज इनको मालामाल कर सकती है। यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ा रिस्क क्या होगा कि इन कंपनीज़ में से
मतलब आपको पहली बात तो ट्रैक करना पड़ेगा, और इनको ज़्यादा ट्रैक करने की आवश्यकता है नहीं, लेकिन फिर भी चलो आप देख सकते हैं कि उनके बेसिस में कंपनीज़ के नंबर्स। आपको सिंपली इन कंपनीज़ में ग्रोथ की दिक्कत में भी हो सकता है नहीं आए, कभी चल के मुझे लग रहा नहीं आएगी, लेकिन ट्रैक करना इनको, जैसे कभी मैनेजमेंट का इशू हो जाता है तो वहीं पे आपको एग्जिट करना पड़ेगा, अपने प्रॉफिट को बुक करना पड़ेगा, बस ये सिंपल सी चीज़ है। और ये कोई 4 कंपनी रखे, 40 कंपनी रखे, 400 कंपनी रखे, वो रिस्क सब में होगा। कोई ज़्यादा कंपनी रखेगा तो उसमें रिस्क ज़्यादा होगा, कोई कम कंपनी रखेगा तो उसमें रिस्क कम होगा। तो ये बस एक रिस्क है, ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। यानी ये काइंड ऑफ बिल एकमैन, चार्ली मंगर उस तरह की इन्वेस्टिंग हो गई कि फोकस्ड वो रखते हैं, जब भी कंपनी के अंदर कुछ भी दिक्कत निकलती है तो उसको बेच के दूसरी कंपनीज़ में शिफ्ट कर देते हैं। तो ट्रैक करिएगा इनको, और ऐसी कोई दिक्कत मुझको इनमें नहीं लगी है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको भारत के नंबर 1 ब्रोकर के साथ में डीमेट अकाउंट ओपन करवाना है तो एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स में मिलेगा, चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।